हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसी चैप्टर में आगे है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है, जिसमें एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन या प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक जनन या प्रजनन। और पीछे हम लोग जब इस चैप्टर को प्रारंभ किए थे पिछले वीडियो में, तो पढ़े थे कि जब कोई एक जीव अर्थात किसी भी जाति का अकेला सदस्य ही अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जंतुओं में जो है मुख्यतः जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, उन निम्न श्रेणी के जंतुओं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे विखंडन के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा जंतुओं में जनन। तो विखंडन के द्वारा प्राय जो है जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं अर्थात यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उन यूनिसेलुलर एनिमल्स में अर्थात एक कोशिकीय प्राणियों में समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जीव का शरीर जो है दो भागों में बंट जाता है, अर्थात एक से दो जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये भी क्या है? विखंडन ही है। तो दो भागों में बंटता है, इसलिए इसे द्विविखंडन बाइनरी फिजन कहते हैं। यदि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जीव शरीर जो है दो भागों में बंटता है, दो जीव का निर्माण कर देता है बंटने के कारण, तो इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन में किसके अंतर्गत है? विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, इनमें द्विविखंडन होता है। और यह अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, इसलिए इसे अनियमित द्विविखंडन में कहते हैं। प्रोटोजोआ तथा पैरामीशियम में द्विविखंडन जो है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, अनुप्रस्थ के द्वारा होता है। और
जबकि बहुविखंडन मल्टीपल फिजन कि एक जीव का शरीर जो है एक से अधिक खंडों में बंट जाता है और प्रत्येक एक खंड जो है विकसित होकर वृद्धि करके उस जात का नया सदस्य बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा में भी बहुविखंडन की क्रिया होती है, प्लाज्मोडियम में भी बहुविखंडन की क्रिया होती है। प्लाज्मोडियम जिसके कारण जो है किसका कारक जंतु है, तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है। मलेरिया का वाहक जंतु जो है हमारा एनाफ्लीज है, कारक जो है प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया रोग होता है। और प्लाज्मोडियम के एक कोशिका से 1000 संतति अर्थात पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका विकसित होकर जो है क्या प्लाज्मोडियम जीव शरीर का निर्माण कर लेती हैं। और इनमें से प्रत्येक मनुष्य में एक लाल रक्त कणिका RBC भी प्रविष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में जो है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत ही है, एक जीव शरीर का 2 या 2 से अधिक खंडों में बंटना, प्रत्येक खंड जो है विकसित होकर अपनी जात के नए सदस्यों का निर्माण करना मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है। ऐसे है कलिकात्पादन, कलिकोत्पादन के द्वारा भी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में, जैसे हाइड्रा में, साइकान में, साइकान क्या है? स्पंज है। और हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है, जो कि देखने पर लगता है कि ये भी जो है पौधों की शाखाओं की तरह से निकला रहता है। तो जैसे हाइड्रा है कि ऐसे हाइड्रा है, तो जैसे पौधों में शाखाएं निकली रहती हैं वैसे यहाँ निकला रहता है कलिका के समान। और एक कलिका जो है वृद्धि करके मातृ जो शरीर है उससे अलग होकर एक नए सदस्य की उत्पत्ति कर देता है। तो कलिकोत्पादन के द्वारा भी जो है अलैंगिक जनन होता है। ऐसे है रीजनरेशन, इसी में है आगे। ये दूसरा था कलिकोत्पादन और तीसरा है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या पुनरुत्पादन, रीजनरेशन। री मीन्स पुनः, और जनरेशन माने जनरेट होना, उत्पादित होना। तो पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि परिभाषा में बताते समय या समझाते समय छोटे क्लासों में भी बता दिया जाता है कि जब कहीं हमारे शरीर का कोई अंग, कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कट जाती है, टूट जाती है और उसके जगह पर जो है नई कोशिका का निर्माण हो जाता है, उस पुनः जो है उस अंग का निर्माण हो जा रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। और आप देखे होंगे कि घरों में जो दीवारों पर छिपकलियां पाई जाती हैं, यदि किसी कारणवश जो है किसी छिपकली की पूंछ टूट गई तो कुछ दिन के बाद जो है वो पूंछ जहाँ टूटी है वहाँ फिर से जो है एक छोटी सी पूंछ निकल आती है। तो क्या है? ये रीजनरेशन है। और इसी प्रकार रीजनरेशन क्रिया के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है कि जैसे रीजनरेशन में जो है प्रोटोजोअन्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स भी है।
कि यदि किसी जीव शरीर को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, अर्थात तो टूटकर यदि 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं, तो प्रत्येक एक खंड, एक टुकड़ा जो है वृद्धि करके नए सदस्य की उत्पत्ति कर लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे कुछ जो है पोरीफेरा में भी होता है, एकाइनोडर्मेट्स फाइनल में भी होता है, जिसमें क्या स्टारफिश आता है, स्पंज की खेती होती है, पोरीफेरा संघ का है स्पंज, और उस स्पंज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और समुद्र के जो छिछले जल हैं, अर्थात किनारे का जो जल है, वहाँ जाल बिछा दिया जाता है अंदर ही, और वहाँ जो है क्या उस स्पंज के टुकड़ों को जो है उसमें छींट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है। कुछ दिन के बाद जो है प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके जो है नया स्पंज बना लेता है, और उस स्पंज का जो कंकाल होता है, उस कंकाल अर्थात जो पोरीफेरा संघ का जो एनिमल है जिसे हम स्पंज कह रहे हैं, तो उसका कंकाल ही हम स्पंज के रूप में उपयोग करते हैं। फिर से जब वो विकसित हो जाता है तो जाल नीचे बिछाए रहते हैं, जाल के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं और बाहर निकाल कर जो उसका एक ढेर लगा देते हैं। कुछ दिन के बाद जो है उसमें कंकाल के अतिरिक्त जो भी कोशिकाएं हैं वो सड़ जाती हैं, फिर जो है उन्हें झाड़ लेते हैं कंकाल, अर्थात उसका स्पंज जो है अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है स्पंज में भी क्या रीजनरेशन की क्रिया होती है, स्टारफिश में भी रीजनरेशन की क्रिया होती है। तो ये पुनरुद्भवन रहा, अर्थात चाहे वह फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे कलिका उत्पादन हो, चाहे पुनरुद्भवन हो, ये जो है निम्न श्रेणी के जो प्राणी हैं उनमें जो है इनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि इस प्रकार के जनन में जो है 2 सदस्यों, 2 विविध प्रभेद के सदस्यों अर्थात नर मादा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जो 2 युग्मक कोशिकाओं का जो है संयुग्मन नहीं हो रहा है, नहीं, तो ये क्या है? ये अलैंगिक है। फिर आगे चलते हैं कि मनुष्यों में लैंगिक जनन, मनुष्यों में लैंगिक जनन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो संरचना बनती है उसे हम युग्मक कहते हैं, गैमेट कहते हैं। तो नर मनुष्य अर्थात पुरुष का जो नर जनन अंग है वह मुख्य रूप से एक जोड़ी टेस्टिज है, वृषण है, और इस वृषण के में जो जनन कोशिकाएं हैं, उन जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और मादा मनुष्य, मादा मानव, जिसे हम स्त्री महिला कहते हैं, उसमें एक जोड़ी मुख्य जननांग जो है ओवरीज होता है, और इसके जो है जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो मादा युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात ओवम का निर्माण होता है, अंडे या अंडाणु का निर्माण होता है। और इस युग्मक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। और जब नर युग्मक अर्थात स्पर्म और मादा युग्मक
अर्थात ओवम, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात 23 हो गई। और दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जो संरचना बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 23 + 23 अर्थात 46, द्विगुणित संरचना हो गया। यहाँ यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है, तो यहाँ भी n + n = 2n, द्विगुणित संरचना हो गई। तो अब यहाँ पर जो है नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल रहे हैं, जिस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन है। और इस निषेचन क्रिया के दौरान जो संरचना बन रही है इसे हम जाइगोट कहते हैं अर्थात युग्मनज कहते हैं। अब इस युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के कारण जो है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 4 से 8 बन गया, लेकिन प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। इसलिए समान संख्या है, मातृ कोशिका के समान है, क्योंकि अब इसके लिए मातृ कोशिका युग्मनज की कोशिका है और युग्मनज में गुणसूत्र 46 है, सब में 46 है। तो ये समसूत्री विभाजन है और समसूत्री विभाजन के कारण जो है क्या भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होता है, तो नन्हा शिशु का निर्माण होता है, अर्थात वह जीव जो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि इस लैंगिक जनन क्रिया के लिए 2 विविध प्रभेद के सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में संयोजन होता है, दोनों आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फिर जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात भ्रूणीय विकास होता है। तो मनुष्यों में जो है लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब जो है स्तनधारी जंतुओं में, मनुष्यों में भी शुक्राणुओं का निर्माण जो टेस्टिज में होता है, तो ये टेस्टिज जो है जीव शरीर के बाहर होता है। वृषण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत जिस समय भ्रूण का विकास हो रहा है मां के गर्भ में, उस समय तो वृषण जो है हमारे वृक्क के नीचे होता है, लेकिन जैसे जैसे विकसित शिशु, नन्हा शिशु का निर्माण मां के गर्भ में हो गया, वैसे वैसे उसके उदर गुहा से बाहर निकलकर दोनों टांगों के बीच में एक पेशी तंतुओं का बना हुआ, एक ढीले ढाले पेशी तंतुओं का बना हुआ एक खोल जैसी संरचना होती है, जिसे स्क्रोटल सैक या वृषण कोश कहते हैं। और यह वृषण कोश एक सेप्टा के द्वारा जो है 2 भागों में बटा होता है और प्रत्येक एक भाग में जो है एक टेस्टिज अर्थात वृषण उपस्थित होता है। तो प्रश्न यह आता है कि ये वृषण जो है हमारे उदर गुहा के बाहर दोनों पैरों के बीच में वृषण कोश में क्यों स्थित होता है? क्योंकि शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए, शुक्राणुओं को एक्टिव रहने के लिए जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इस 37 डिग्री सेल्सियस से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है शुक्राणुओं को कम चाहिए। इसलिए जो उदर गुहा से बाहर दोनों पैरों के बीच में वृषण कोश में जो है शुक्राणु स्थित होते हैं। अर्थात 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, तो हमारा 37 है तो 34 या 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुक्राणु जो है एक्टिव रहते हैं। अगर उस किसी व्यक्ति जो कि आग की भट्ठी के पास कार्य करता है, उसके शुक्राणु को भी टेम्परेचर अधिक मिल रहा है, तो उसके शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, क्रियाशीलता उनकी घट जाती है और वह पुरुष जो है संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है।
और मनुष्यों में जनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन मनुष्यों में जनन तंत्र। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है अर्थात नर और मादा जनन अंग अलग अलग मनुष्यों के शरीर में पाया जाता है। अर्थात जिस मनुष्य के शरीर में जो है नर जनन अंग पाया जाता है वो नर मानव होता है, पुरुष कहलाता है, और जिस मनुष्य के शरीर में जो है मादा जनन अंग पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है, वह मादा मानव अर्थात स्त्री या महिला कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है नर और मादा ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है। और इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। और इन लक्षणों का विकास मनुष्य में जो है 15 से 18 वर्ष की आयु तक, अर्थात पुरुषों में 15 से 18 वर्ष की आयु तक और लड़कियों में 11 से 14 वर्ष की आयु में जो है विकसित हो जाता है। तो नर के कौन ऐसे और लक्षण हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि गौण लैंगिक लक्षण। नर में गौण लैंगिक लक्षण या कह सकते हैं द्वितीय गैर लैंगिक लक्षण। नहीं तो क्या भाई, तो पहला है कि यदि पुरुष होगा, नर होगा, तो चेहरे पर और शरीर पर बाल पाया जाएगा। दाढ़ी मूछ 15 से 18 वर्ष की अवस्था में उसका निकलेगा, जमेगा। कंधे जो है 15 से 18 वर्ष की अवस्था में जाते जाते जो है कंधे जो है चौड़े हो जाते हैं। अस्थियों के आकार, पेशी विन्यास में भी वृद्धि हो जाती है। नर में जो स्वर होता है, आवाज होता है, वो भारी होता है। उद्यमशीलता पाई जाती है। शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है और वृषण कोष तथा शिशन पेनिस के आकार में जो है वृद्धि होती है। ऐसे जो है स्त्री में भी गौण लैंगिक लक्षण है। गौण लैंगिक लक्षण मतलब गैर लैंगिक लक्षण है कि ओवरी के अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि क्या ये महिला है, स्त्री है। क्या भाई, कि शरीर के अनेक भागों में वसा का जमाव होने लगता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो एडिपोज टिश्यू होता है वसीय ऊतक होता है। पूरे भार का लगभग 20% पुरुषों में होता है और 25% जो है महिलाओं में होता है। महिलाओं में एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक की मात्रा अधिक होती है और पुरुषों में वसीय ऊतक की मात्रा कम होती है। महिलाओं के नितंब में वसीय ऊतक की मात्रा अधिक होती है, जिससे नितंब फूला होता है। स्तन ग्रंथियों में भी वसीय ऊतक की मात्रा अधिक होती है। और यहाँ काख के नीचे भी जो है वसीय ऊतक पाया जाता है। उदर भाग में भी नाभ के नीचे वसीय ऊतक पाया जाता है। नहीं तो महिलाओं में कई जगह जो है वसा का जमा होता है। 13 से 14 वर्ष की अवस्था में या इससे अधिक होने पर जो है स्तनों के आकार में वृद्धि होता है। प्रायः जो है त्वचा तेली हो जाता है। कभी कभी जो है चेहरे पर जो है मुहासे भी निकलते हैं। आवाज़ जो है महिलाओं की पतली होती है। श्रोण प्रदेश, श्रोण मेखला, कमर अर्थात कुल्ला फैलकर चौड़ा होने लगता है। 13 से 14 वर्ष की अवस्था में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। कच्छी एवं जगन बाग उगने लगते हैं।
तो ये सब जो है महिलाओं में द्वितीय गैर लैंगिक लक्षण है। फिर इसमें है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है टेस्टीज है अर्थात वृषण है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर्स ग्रंथि है, नहीं मूत्र मार्ग है, पेनिस है अर्थात शिशन है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो देखने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन उसका मिल सके।